हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स के महाशय में। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का जो लास्ट पार्ट है वो हम डील करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन की जो सेकेंड मेथड है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जिसे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, वो हम आज कंप्लीट करेंगे विथ थियरी, विथ वन ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपको अगर नहीं पता है तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वीडियो का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो देखना जरूरी है। फिर आप ये पार्ट 3 देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके ऑप्शन में होगा। ओके, सो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 एकदम कंप्लीट कर लीजिए, फिर ये पार्ट 3 जो हमारे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है वो देखना। मित्रों, ये हमें देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि शायद 80% चांस है कि हमें ऑप्शन में यही मेथड का क्वेश्चन आए। ओके, और बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसे भी इजी है, जो हम नोट्स करेंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेंड्स। मैंने कहा था सीधी बात, नो बकवास। हमने ऐसे ही पार्ट 1 कंप्लीट किया था और पार्ट 2 जो हमारी मेथड थी करंट कॉस्ट परचेसिंग पावर मेथड, वैसे ही हमने ये मेथड भी हम कंप्लीट करेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। तो लेट्स स्टार्ट द फ्रेंड्स। चलो, ये क्वेश्चन और ये इसकी जो नोट्स और क्वेश्चन है आपको वही मटेरियल में मिल जाएगी। अगर आपने पहले मटेरियल वो नहीं डाउनलोड किया है तो इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलो, मेथड का नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड जिसे हम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड कहते हैं। बेसिकली हमने देखा था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से ज्यादा अच्छा है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से हम बनाए। देयर आर सम सर्टेन लिमिटेशन ऑफ इन्फ्लेशन मेथड आल्सो, बट हमारे पास कुछ अच्छाइयां भी है क्योंकि हमें ट्रू और फेयर व्यू हमें देखना होता है। सो अंडर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग we did one of the method, that is current purchasing power method, CPP method. अभी ये जो सेकेंड मेथड है, दिस सम काइंड ऑफ एडवांस मेथड फ्रॉम CPP। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से देखो तो अगेन डेफिनेटली पहला मेथड ही है जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसमें भी पहले 3 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ऐसा है जो अभी तक एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि शायद वापस आ जाए तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेंड्स। तो दिस इज द एडवांस मेथड। सो कुछ नया होता है इसमें डेफिनेटली इस मेथड में, और बहुत थोड़ा सा इजी भी है। चलो देखते हैं मित्रों क्या मेथड है। तो हम सीधी बात करेंगे, इसमें और ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत है। सिर्फ ये अगेन जैसे आपने देखा होगा कि चैप्टर 1 में, मेथड 1 में जैसे हमने नोट्स के बेस पर ही पूरा क्वेश्चन सोल्व किया, ऐसे इसमें भी होगा फ्रेंड्स। इसमें भी हमने जो नोट्स लिखी है उसके बेस्ड ही हम पूरा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेंड्स। चलो, तो फॉलोइंग आइटम्स, पहला पॉइंट क्या हमें सोचना है, दिस इज नॉट द स्टेप, दिस इज बेसिकली फर्स्ट वर्किंग नोट। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस मेथड से हमें P&L अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाना है। और वो चीज बनाने के लिए आपके पास एक वर्किंग नोट होना कंपलसरी है, और वो वर्किंग नोट के बारे में पहले बात करूंगा। ओके, चलो, तो सबसे पहली बात कि फॉलोइंग आइटम्स आर शोन एट रिप्लेसमेंट वैल्यू। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इन 3 चीजों की रिप्लेसमेंट वैल्यू देखनी है। अगर ना हो तो हम फाइंड आउट करेंगे, पर बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा। क्या कौन सी 3 आइटम है? फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, सेकेंड इज क्लोजिंग स्टॉक एंड थर्ड इज फिक्स्ड एसेट। इन 3 चीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में मतलब क्या फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जांपल आज मेरे पास जो मोबाइल है, अगर मैं आज ऐसा ही परचेस करना जाऊं तो मुझे कितने में मिलेगा वो मोबाइल वापस, या फिर मेरे आज जो मेरा घर है बराबर, उस घर को जो मैंने 10 साल पहले परचेस किया था, पर आज वो घर मैं वापस ऐसा ही परचेस करना जाऊं तो मुझे कितने में वो घर मिलेगा।
दिस इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सिंपली करंट कॉस्ट भी जिसे हम इसे कहते हैं। क्या ऐसे ही असेट में वापस परचेस करने जाओ तो मुझे कितने में वो गिरेगी। ओके चलो, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या मेरा फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन में तीन चीज की रिप्लेसमेंट वैल्यू चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स असेट, जो हमें क्वेश्चन में दी होगी फ्रेंड्स। ओके बस हमें उसको क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म में हम बनाएंगे। बहुत सिंपल समझो, समझ लो फ्रेंड्स। सबसे पहले जैसे भी क्वेश्चन हमारे हाथ में आएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें उस क्वेश्चन में एक डेटा बनाना है। वी हैव टू कलेक्ट द डेटा। और कलेक्ट द डेटा मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि हमें इधर क्या करना है कि एक डेटा हम बनाएंगे। उस डेटा में हम तीन आइटम लिखेंगे, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स्ड असेट। इन तीन चीजों की हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये तीन चीज हम सबसे पहले, ये 6 आइटम हमें पहले फिलअप करनी है। सबसे पहले हमें ऐसे डेटा बनाएंगे, जो भी हमें मिसिंग होगा वो हम चीज फाइंड आउट करेंगे, पर हमें ये 6 चीज मिलेगी, फिर ही हम मित्रों आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा बनाएंगे। और उस डेटा में मैं वर्किंग नोट के बारे में बात कर रहा हूँ अभी भी। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये डेटा कलेक्ट करेंगे क्वेश्चन में से, जो जैसे हमें नहीं मिलता फिर हम वापस बाकी की चीज फाइंड आउट करेंगे। चलो अभी बात करेंगे इस आगे की बात के, अगर हम ये तीन चीजों को हिस्टोरिकल कॉस्ट के बगैर हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह पे हम रिप्लेसमेंट वैल्यू लिखेंगे तो देयर विल बी सम डिफरेंस, बराबर। और डेफिनेटली डिफरेंस मीन्स बेटा पॉजिटिव ही होगा, तो हम उस चीज की वजह से हमें प्रॉफिट अराइज होगा। सो प्रॉफिट अराइजिंग ड्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ दिस थ्री आइटम इज नोन एज होल्डिंग प्रॉफिट। अगेन हम इस तीन चीज को रिप्लेसमेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा फ्रेंड्स, और इस प्रॉफिट को हम नाम देंगे होल्डिंग प्रॉफिट। अभी होल्डिंग प्रॉफिट जो होगा फ्रेंड्स, हमें उसको सिंपली बाइफरकेट करना है। ये जो भी होल्डिंग प्रॉफिट होगा हम डेफिनेटली उसकी इफेक्ट कहाँ पे देंगे फ्रेंड्स, हमारा जो हम पीएनएल अकाउंट बनेंगे उसमें हम सब ऐड कर देंगे। पर हमको उसको क्लासिफाई करना होगा जैसे हमको हमारे सिलेबस में है। जैसे कि होल्डिंग प्रॉफिट्स को हम डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट रिसीव्ड, प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड। प्रॉफिट रिसीव्ड को अगेन दो बातें, प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर स्टॉक, एंड प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर स्टॉक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो तीन आइटम है सीओजीएस, क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स्ड असेट, उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रिप्लेसमेंट वैल्यू में। उसकी वजह से हमारे क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट को हम नाम देंगे होल्डिंग प्रॉफिट। और इस होल्डिंग प्रॉफिट को हम इस चार आइटम में, प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर स्टॉक, प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर स्टॉक, उस चार चीज में हम उसे डिवाइड करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स इस चार, सर पहले तो ये बताओ चार चीज में डिवाइड कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास अच्छी अच्छी सी फॉर्मूला है। तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट में मैं बात बोलूं, सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे और सिंपली उसे हम इसमें अप्लाई करेंगे, बराबर। अच्छा एक चीज और मैं उस डेटा कलेक्शन में लिख देता हूं फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन। क्योंकि फिक्स एसेट का जो भी फिक्स एसेट में चेंज होगा तो फ्रेंड्स डेफिनेटली उसके डेप्रिसिएशन में भी चेंज होगा। तो डेप्रिसिएशन एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन एज पर रिप्लेसमेंट वैल्यू, ये हम चार चीज कलेक्ट करेंगे कोई भी क्वेश्चन में से। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम कलेक्ट कर देंगे फिर उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला बहुत सिंपल है सर, प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर फिक्स एसेट। उसकी अगर मैं बात करूं सिंपली, प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड एसेट में सर क्या फॉर्मूला है, तो सिंपली हमें क्या करना है, दो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेना है। कौन से दो डेप्रिसिएशन सर, तो सबसे पहला जो डेप्रिसिएशन हमें अकाउंट्स में हम लिखते हैं, डेप्रिसिएशन एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट,
और डेप्रिसिएशन एज पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट। अगर हम फिक्स असेट के वैल्यू में चेंज करेंगे फ्रेंड्स तो उसकी डेप्रिसिएशन में भी चेंज होगा, और इस डेप्रिसिएशन के वजह से डेफिनेटली हमारा जो प्रॉफिट होगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर फिक्स असेट। वैसे ही फ्रेंड्स बाजू में प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर स्टॉक। प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर स्टॉक में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारे पास जो सीओजीएस है, दो सीओजीएस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और सीओजीएस एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे और उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर स्टॉक। फिर इधर प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड, तो सबसे पहले मैं स्टॉक की बात कर देता हूँ, प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर स्टॉक। तो सिंपली इसमें भी हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक दो है, दो क्लोजिंग स्टॉक के हम डिफरेंस कर लेंगे, जैसे कि एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और क्लोजिंग स्टॉक एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर बहुत सिंपल है, देखो उसमें स्टॉक को हम याद करने के लिए मैं ट्रिक दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि बेसिकली प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर स्टॉक में हम क्यों सीओजीएस का डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि बेटा सीओजीएस मींस क्या, जो गुड्स बेच चुके हैं हम उसकी स्टॉक, तो उसमें डेफिनेटली गुड्स बेचा है तो हमें प्रॉफिट भी होगा, तो इसके हम कहते हैं प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर स्टॉक, और उसमें दो सीओजीएस के हम डिफरेंस लिखते हैं। पर स्टॉक में प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर स्टॉक में हम दो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा क्लोजिंग स्टॉक इज अनसोल्ड गुड्स जिसमें हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ कौन से लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट, तो उसमें हम दो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेते हैं। अभी प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट जो हमारे पास है डेटा में, उसमें से हम माइनस करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। जो फिगर आएगा फ्रेंड्स उसमें से हमने देखो जो प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट लिखा है ना फ्रेंड्स, वो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट। बहुत सिंपल फॉर्मेट है सर, जो दो फिक्स्ड असेट की वैल्यू का चेंज है उसमें से और एक चीज हम क्या माइनस करेंगे फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट हमने ढूंढा है वो माइनस कर लेंगे तो हमें प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड असेट मिल जाएगा। ठीक है सर, चलो तो सिंपली हमें सबसे पहले स्टेप वन, वर्किंग नोट का स्टेप वन की बात करूं तो सबसे पहले वो डेटा कलेक्ट करेंगे, और डेटा कलेक्ट करने के बाद सिंपली फिर डेटा कलेक्ट हो चुका ना फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी, डेटा कलेक्ट किया, सिंपली इस फॉर्मूला में हमने अप्लाई किया, सीधे फिगर मिल गए, अभी उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में प्लस कर देंगे, सिंपल। देखो अभी हमारा मेन आंसर होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। देखो याद करो सीपीपी मेथड में हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के सभी डेटा को किस में कन्वर्ट करते थे, करंट प्राइस में, राइट, करंट परचेसिंग प्राइस में। पर यहाँ में ऐसा कुछ नहीं करना, देखो बहुत इजी है इसलिए मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल सेल्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही लिखेंगे। मैंने सिर्फ तीन ही चीजें कन्वर्ट करने को की थी, क्या, सीओजीएस, क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स्ड असेट, वेरी गुड। तो यहाँ हम सीओजीएस कौन सी प्राइस से लिखेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ओके, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी हमें एक्सपेंस आए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, मैनेजमेंट एक्सपेंस हो, जनरल एक्सपेंस हो, वो हमें जो प्राइस दिया हिस्टोरिकल कॉस्ट वही लिखेंगे, नो चेंज। ओके, डेप्रिसिएशन हम कौन सी प्राइस पे लिखेंगे, ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट, जो हमारे पास डेटा में दिया होगा, उसके में से हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसमें हमने जो वर्किंग नोट की है फ्रेंड्स, उसमें होल्डिंग प्रॉफिट की, वो सिंपली चारों चार प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे, बराबर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कितना इजी से सर, सेल्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसमें से सीओजीएस कन्वर्ट करना है वो कर दिया, जीपी मिला, ऊपर उसमें से जो हमारे पास एक्सपेंस है वो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट, सिर्फ डेप्रिसिएशन न्यू एसेट ऊपर, और फिर जो मिला हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें वापस हम ऐड क्या करेंगे, जो हमने वर्किंग नोट की थी फ्रेंड्स, वो वर्किंग नोट पूरे पूरी हम प्लस कर देंगे चारों चार फॉर्मूला की, और हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर करेंगे सर जी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ओके, सो हम स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे फ्रेंड्स, उसमें मैं जहां यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म्स कुछ यूज किए, जहां मैं बोलूँ एच बोले तो हिस्टोरिकल वैल्यू, और आरवी बोले तो रिप्लेसमेंट वैल्यू, तो हमको तो सिर्फ तीन ही चीज चेंज करनी है, एक सीओजीएस जो पीएनएल में चेंज कर रही, दूसरा फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट की वजह से डेप्रिसिएशन भी चेंज हो रहा है,
और तीसरा स्टॉक सिंपली, बाकी सब वैल्यू हिस्टोरिकल वैल्यू। देखो शेयर कैपिटल हिस्टोरिकल वैल्यू, पीएनएल जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, डिबेंचर और कोई भी लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो, हिस्टोरिकल वैल्यू, डेटर्स हिस्टोरिकल वैल्यू, कैश हिस्टोरिकल वैल्यू, स्टॉक फ्रेंड्स दैट इज रिप्लेसमेंट वैल्यू, राइट। एंड प्लांट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट वैल्यू वो हम यहाँ लिखेंगे, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन हम चेंज हो गया, जिस ये डेप्रिसिएशन वही होगा फ्रेंड्स जो हमने पीएनएल में लिखा है ऊपर के स्टेटमेंट में, राइट, वही। और फिगर फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, आउटर कॉलम में लाएंगे और एट द एंड सर जी हम बैलेंस शीट टैली करेंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके चलो तो स्टार्ट करें फ्रेंड्स। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा। अगेन और में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपके लिए ये भी लॉटरी है। डेफिनेटली आप सिर्फ वो देखना कि आपके लिए कौन सी चीज में आप कैलकुलेशन एरर नहीं करते हो। डेफिनेटली पहले 3 क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है, बराबर, स्टेप्स ज्यादा है, इसलिए वो हमारे यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस क्वेश्चन है, बराबर। हाँ पर समटाइम्स अगेन पेपर इजी के लिए शायद ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों में से एक आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर जी यस यस क्वेश्चन तो एकदम इजी है, कर लेना। ओके और डेफिनेटली खुशखबरी देना एग्जाम के बाद मुझे कि सर 20 मार्क्स तो पक्के इन्फ्लेशन के, वैल्यूएटेड के 15 मार्क्स पक्के सर, और रेशियो तो आपने करवाया था ही बहुत अच्छा, कॉमर्स एज कंपेरेटिव, राइट। चलो फिर एक थियरी चैप्टर होगा बेटा, वो सेशन हम डेफिनेटली ले लेंगे वापिस। भी मैं बात करता हूँ इन्फ्लेशन का क्वेश्चन के। चलो तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ। चलो फ्रेंड्स तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की, जो हमारी सेकंड मेथड है दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड का क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा होगा, अगर हमें लिखा होगा सीपीपी मेथड करंट परचेसिंग पावर अथवा करंट प्राइस लेवल तो समझ लेना वो सीपीपी मेथड पे ही है। यहाँ हमें स्पेसिफिकली लिखा ही होगा, देखो हम देखते हैं अभी, और क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया होगा तो समझ लेना वो सेकेंड मेथड ही है। ओके चलो तो क्या है क्वेश्चन देखते, द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2002 प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड इज गिवन बिलो। देखो ये बैलेंस शीट है हमारे पास 31 मार्च 2002 की, जिसकी हम वैल्यू हमें कौन सी मेथड से दी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट से। देखो कौन सी साइड है, एक तो फिक्स्ड एसेट 40,000, स्टॉक 10,000 और शेयर कैपिटल 50,000, बराबर। द फिक्स्ड एसेट शोन इन द अबव बैलेंस शीट वाज परचेज ऑन 31/3, मतलब कि जिस वक्त की बैलेंस शीट है उस वक्त ही हमने एसेट परचेज की थी, एंड इट्स लाइफ वाज एस्टिमेटेड एट 5 इयर्स विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन हमें किस लिए हेल्पफुल है सर जी, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन के लिए। द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सर ये जो डेट है 31 मार्च 2002 ये कौन सी डेट है, ओपनिंग डेट की क्लोजिंग डेट, सर जी ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट मतलब ईयर चालू कहाँ से हो रहा है 1/4/2002 और कंप्लीट कहाँ होगा 31 मार्च 2003, मतलब कि हमारा ईयर है 2002-3। अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि हमें बेसिकली हमारे कौन सा मेन आंसर क्या है कि हमें 31 मार्च 2003 की पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है एज पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। देखो आगे लिखा ही है सर जी, देखो सबसे पहला सेल्स है 80,000, परचेज है, परचेज की हिस्टोरिकल कॉस्ट दी है 25,000, बेटा देखो क्लोजिंग स्टॉक की हिस्टोरिकल कॉस्ट भी दी है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी दी है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बोले तो सीओजीएस उसकी हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी है। चलो यहाँ आगे क्या लिखा है, it is estimated that replacement cost of fixed asset as on 31st March 2003 at the year end is 48,000. So from the details given above, prepare P&L statement on the basis of historical cost method and replacement cost method, and also prepare balance sheet with comparative figures of both the methods. मतलब हमें सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से हमें P&L और बैलेंस शीट बनाना है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड से हमें P&L और बैलेंस शीट बनाना है। ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट हम दोनों साथ में बनाए, बराबर। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस बैलेंस शीट को एक में कन्वर्ट करना है और दो कलम बनानी है, एक एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट और एज पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और मैं आपको अलग अलग ही अभी दिखा रहा हूँ, बराबर है। तो एग्जाम में हमें क्या करना है कि देखो ऐसे कर देना है कि ये लायबिलिटी, फिर डेटा एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट, डेटा एज पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फिर असेट, क्योंकि ये दोनों चीज
ये तो 31 मार्च 2003 की ईयर एंड की है फ्रेंड्स, यस और नो। फिर वापस हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सिंपली हमें ऐसे बेटा डेटा दे। लास्ट में बैलेंस शीट की बात करो, पीएनएल तो हमें अलग अलग ही बनाएंगे। चलो फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं। चलो सर जी, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन 6। आपके पास सॉल्व ही है, पर आप यहाँ सिर्फ ध्यान दीजिए, आपको इजी इजी लगेगा। सबसे मैंने पहले क्या बात की थी, जब भी हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट सॉरी हमें मेन रिप्लेसमेंट कॉस्ट से क्या बनाना है बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो इजी, हम जैसे पहले कर रहे थे वो भी ऐसे ही अभी कर रहा है। तो इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड से जब हम सम करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप 1 डेटा कलेक्ट करेंगे। मीन्स के पहले हम वर्किंग नोट में स्टेप 1 है, डेटा कलेक्ट करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे ये काम हो गया, सिंपली फिर पीएनएल और बैलेंस शीट बना दो, आपके लिए एकदम आसान है। चलो, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखो सबसे पहले मैं डेटा कलेक्ट करने को कहा है, फिक्स एसेट की सॉरी हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू हमें देखनी है। तो चलो बैलेंस शीट में देखो बेटा, फिक्स असेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट सिंपली क्या क्या दिए बेटा, हमने देखो बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में 40,000, वेरी गुड। और ये जो दूसरी वैल्यू दी है वो दी है हमें 48,000। चलो, जो हमें वैल्यू दी है सिंपली वो हमें लिखना है। फिर हमें क्या दिया है, सीओजीएस की रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी है 35,000, देखो नीचे पैराग्राफ में आपको मिलेगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक है फ्रेंड्स, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट दी है 7,000, और उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो है 8,400। अभी बात करेंगे डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन में हमें क्या कहा है सर जी, कि उसका डेप्रीशिएशन हमें फाइंड आउट करेंगे कि उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है और इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। अगर हम बचपन में, जब मैं छोटा बच्चा था, तब डेप्रीशिएशन कैसे फाइंड आउट करता था, तो कि सर हम लिखते थे कॉस्ट, सिंपली मैं यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। याद आ रहा है बेटा, कुछ धुंधला धुंधला सा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। सिंपली इस रेट दिया होता तो अच्छा होता, पर चलो कुछ दिक्कत नहीं, हम तो पहले से मास्टर है। चलो, तो कॉस्ट क्या दिए सर जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट में 40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 और यूजफुल लाइफ है 5। तो एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 8,000। ओके, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करेंगे तो आएगा आंसर हमारा सर जी 48,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय 5। तो हम इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 48,000 डिवाइड बाय 5, तो हमारा आंसर आएगा फ्रेंड्स 9,600। चलो, डेटा में सब सारा में सब कुछ मिल चुका है, सिर्फ एक सीओजीएस पर हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं दिया है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे फ्रेंड्स, बहुत इजी है। कैसे, कि सर ओपनिंग स्टॉक सीओजीएस एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पर बेटा हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट के फाइंड ऐसे फाइंड करना है, तो ये तीनों चीज के हमें क्या चाहिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही चाहिए। ओपनिंग स्टॉक की हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलोगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक देखो कहाँ मिलेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000। फिर परचेस दिया है देखो डेटा में 25,000, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, पर हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस करना बेटा 7,000। वेरी गुड। तो हमारे सीओजीएस की हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें मिलती है 35,000 माइनस 7,000, तो 28,000 आएगी सर जी। ओके, तो चलो ये 28,000 हम यहाँ लिखेंगे। चलो, तो हमारा बेटा डेटा, अब डेटा बन गया ना बेटा, अब राजा बराबर, सिंपली इसे फॉर्मूला में अप्लाई करो और आप का 20 मार्क पक्के। ओके, चलो, तो सबसे पहले तो मैं देखो रिप्लेसमेंट मेथड के ऊपर जाने से पहले मैं आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके जाता हूँ, बराबर, जो सिंपल जैसे करते हैं। सबसे पहले सेल्स हम लिखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, तो देखो डेटा सेल्स
सेल्स किए थे डेटा में 80,000। और बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं, सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना है। तो सीओजीएस क्या बेटा आपने फाइंड आउट किया 28,000। चलो ये माइनस करके बेटा, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है फ्रेंड्स हमारा, माइनस करो 80,000 माइनस 28,000 तो आएगा 52,000। उसमें से डेप्रीशिएशन एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट वो क्या दिया है बेटा हमें हमको 8,000। चलो सर इसमें होल्डिंग प्रॉफिट बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है। हाँ समझ गया सर, ओके सर 44,000। चलो इस 44,000 को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया। ये कौन सी मेथड है, अगेन हिस्टोरिकल कॉस्ट है बेटा। चलो तो सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आएगा। देखो शेयर कैपिटल क्या है बेटा, कोई चेंज नहीं है इसमें 50,000। फिक्स एसेट होगा 40,000, उसका डेप्रीशिएशन है जो हमने देखा लिखा है पीएनएल में 8,000, आउटर कॉलम 32,000 और हमें स्टॉक दिया गया है बेटा 7,000। अभी आप करोगे ना बेटा तो आपको लगेगा सर बैलेंस शीट टेली नहीं है। बेटा बैलेंस शीट में ऐसा ही हम ओपनिंग बैलेंस शीट और डेटा ऊपर से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा असेट साइड के आ रहा है। देखो लाइबिलिटी साइड का टोटल 94,000 है और यहाँ का टोटल सिर्फ 39,000 है। तो जो डिफरेंसिंग फिगर है फ्रेंड्स वो हम लिखेंगे कैश और बैंक एज अ बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि पूरा साल कुछ तो किया होगा बराबर, कुछ तो सिचुएशन प्रॉफिट चेंज हुआ है। देखो प्रॉफिट चेंज हुआ है, असेट का डिप्रिशिएशन, असेट की वैल्यू चेंज हुए, तो डेफिनेटली उसके वजह से कुछ भी बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है हम वो सब कहाँ लिख रहे हैं, कैश और बैंक में, जो हम लिखेंगे 55,000। आप कैश और बैंक ना लिखना चाहे तो आप अदर करंट असेट भी लिख सकते हैं बराबर, उसमें भी कोई चेंज तो होगा नहीं। अभी इस ये जो हमारे पास पीएनएल और बैलेंस शीट है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, किस में कन्वर्ट करना है, वेरी गुड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में। चलो तो सबसे पहला डेटा तो हमारा रेडी है और हमें सिंपली क्या करना है बेटा उसमें कि वैल्यू फॉर्मूला में रख देनी है। मैंने देखो बेटा चारों चार फॉर्मूला लिख दिए, आप भी ऐसा ही करना एग्जाम में। प्रॉफिट रिसीट फॉर फिक्स्ड असेट डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, प्रॉफिट रिसीट फॉर स्टॉक तो सीओजीएस का डिफरेंस, प्रॉफिट नॉट रिसीट फॉर स्टॉक तो दो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, और प्रॉफिट नॉट रिसीट फॉर फिक्स्ड असेट में दो फिक्स्ड असेट का डिफरेंस, उसमें से वो प्रॉफिट रिसीट हमने माइनस करेंगे। सिंपल है। चलो तो कर देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन की डिफरेंस देखते हो। दो डेप्रिसिएशन का क्या डिफरेंस है 9,600 और 8,000। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9,600 माइनस 8,000, तो बेटा क्या आएगा आंसर 1,600 1600, वेरी गुड। फिर प्रॉफिट रिसीव्ड फॉर स्टॉक, दो सीओजीएस का डिफरेंस, चलो दो सीओजीएस का डिफरेंस क्या आ रहा है 28,000 और 35,000 राइट। चलो तो 35,000 माइनस 28,000, तो इसका भी आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, वेरी गुड 7,000। चलो फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर फिक्स्ड एसेट, फॉर्मेट हमारे पास रेडी है बेटा, डायरेक्ट सिर्फ फिगर डालना है, वो भी डेटा कलेक्ट किया होगा तो आपके लिए तो मक्खन के जैसा समझाया है। ओके चलो तो सबसे पहला फिक्स्ड एसेट का डिफरेंस 48,000 माइनस 48,000 40,000, 48,000 माइनस 40,000, तो हमें आंसर मिलेगा 8,000। और उसमें से जो हमने प्रॉफिट रिसीव्ड किया है फॉर फिक्स्ड एसेट दैट इज 1,600, वो हम माइनस करेंगे, तो टोटल माइनस करें तो इसमें आंसर आएगा हमारा 6,400। ओके सर। चलो अब लास्ट में प्रॉफिट नॉट रिसीव्ड फॉर स्टॉक, तो उसका तो बेटा हमें क्वेश्चन में दी गया है, देख लो क्या है डेटा 8,400 माइनस 7,000, तो आंसर क्या था बेटा 1,400। बेटा जोश चाहिए जोश। चलो लास्ट वीडियो ये इस वीडियो और 20 मार्क्स पक्के बेटा आपके। चलो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, सिंपली हमें सब डेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे सिर्फ तीन चीज को हम चेंज करेंगे, सॉरी चार, और डेप्रिसिएशन को भी डेफिनेटली उसकी वजह से चेंज होता है यूसेट की वजह से। तो सेल्स देखो बेटा क्या है 80,000, सीओजीएस रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेनी है बेटा, सीओजीएस इस पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या था बेटा 35,000। चलो वेरी गुड, और माइनस करो बेटा इसमें से, तो आंसर आएगा 45,000। फिर डेप्रिसिएशन हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से लेके तो हम कितना आया था फ्रेंड्स, आई थिंक 9,600, वेरी गुड। चलो तो 9,600 इसमें से हम माइनस करेंगे
तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है नहीं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा फ्रेंड्स 35,400। अभी जो हमने वर्किंग नोट में 4 आंसर ढूंढे थे बेटा, वो चारों चार हमें इधर प्लस कर देना है। चलो, तो सबसे पहले का आंसर था 1600, फिर 7000, फिर 6400 और चौथे का 1400। चलो, तो ये हम चारों चार इधर लिख देते हैं, 1600, फिर 7000, 6400 और 1400। चलो, चारों का टोटल बेटा हम बाहर लाएंगे, दैट इज 16,400, और ये दोनों चीज का प्लस करेंगे तो 51,800। इसको मैडम कहाँ लिखेंगे, जो हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से, ये हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से जो बैलेंस शीट है, हम उसे वहाँ प्लस करेंगे। तो यहाँ में लिख देता हूँ 51,800। अभी शेयर कैपिटल देखो बेटा, क्वेश्चन में कितना है 50,000, वो तो हमारी हिस्टोरिकल वैल्यू है। फिर देख लो बेटा बैलेंस शीट में, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बैलेंस शीट में देखो, एक तो कैश था 55,000, वो भी एज इट इज, वो भी हिस्टोरिकल वैल्यू, तो 55,000। फिर फिक्स एसेट की हमें रिप्लेसमेंट वैल्यू लेनी है, दैट इज 48,000, और उसका डेप्रिसिएशन था 9,600। तो हम आउटर कॉलम में बेटा कितना माइनस करो, आएगा आंसर 38,400 पर। स्टॉक की भी बेटा क्या वैल्यू है 8,400। चलो, अभी देखो तो बैलेंस शीट हमारी डेफिनेटली टेली होगी। वेरी गुड, तो इस बात पे लाइक बनती है बेटा, लाइक बनती है, लाइक कमेंट ठोको बेटा ठोको। 1,01,800, भाई भाई क्या बात है। देखो बेटा 20 मार्क्स सिंपली, पूरे 3 घंटे भी नहीं हुए और हमने 20 मार्क्स पक्के कर लिए। 1.5 घंटे में 15 मार्क्स वैल्यू एडिट के वीडियोस, बराबर। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया, इन्फ्लेशन और वैल्यू एडिट। आपके जो भी कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सबसे वीडियो शेयर करो, बराबर। बेटा मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और बेटा सब्सक्राइब तो वीडियो डेफिनेटली हमारे चैनल कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आपके आगे आगे आने वाले सालों के वीडियोस भी मैं लाता रहूँगा। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। सो शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइकिंग द वीडियोस, एंड डेफिनेटली कमेंट, एंड प्लीज मुझे बेटा पेपर जैसा जाए मुझे व्हाट्सअप, आपके सबके पास मेरा नंबर होगा ही सर। अगर व्हाट्सअप नंबर ना हो तो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारा व्हाट्सअप नंबर 96384777 बेटा मुझे अगेन आपका जो भी सजेशन, जो भी हो, कुछ भी मुझे इस वीडियो पे, सॉरी इस नंबर पे मुझे डेफिनेटली लिखिएगा, बराबर। और आपके साइड से कोई भी चीज़ हो कि सर ये इस पे वीडियो बना दो, इस पे हमें चाहिए सर, तो डेफिनेटली I will definitely make them. Okay. So thank you very much. Thank you all and all the very best for exam. चलो, so इसी बात पे दुआ पे याद रखना, अगर आपके एग्जाम डेफिनेटली अच्छी जाए तो। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर।